आज जो है सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ द्रव्य या पदार्थ की जो है चर्चा करूंगा, उनके वर्गीकरण का चर्चा करूंगा। आप लोग जो है बीच बीच में स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, थोड़ा अपना तेजी रखते हुए, ठीक है। वैसे नोट्स पहले भी दिए हैं। यदि आप चाहे तो पेपर पेन भी साथ लेकर के लिख भी सकते हैं, जो कुछ अननोन बातें आपको लगेगी उनको। देखिए, द्रव्य या पदार्थ, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं, ये मैटर आखिर है क्या? देखिए, चूंकि रसायन विज्ञान का जो परिभाषा हम बताए थे, तो उसी में बताए थे कि पदार्थ और उनके परिवर्तनों का अध्ययन रसायन विज्ञान कहलाता है। तो निश्चित रूप से सबसे पहले हमको क्या जानना है केमिस्ट्री में, तो पदार्थ को ही जानना है। इसी को द्रव्य कहते हैं और अंग्रेजी में इसी को मैटर कहते हैं। दुनिया की वे सभी वस्तुएं जिसमें आपको मास भी होता है और वॉल्यूम भी होता है, द्रव्यमान भी होता है और आयतन भी होता है, यानी वह कुछ ना कुछ जगह भी छेकता है, तो उसको हम पदार्थ कहते हैं। सारी चीजें जो आपको नग्न आंखों से दिख रही होगी दुनिया में, वह पदार्थ है। हवा भी क्या है, आपको एक पदार्थ है, क्योंकि उसमें भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है और जगह तो वह छेकती ही छेकती है। तो सारी चीजें जो आप देख रहे हैं, चाहे आपके कमरे की कुर्सी हो, टेबल हो, न एनीथिंग्स, सब चीजें जो है वो क्या है, आपको पदार्थ है। अब इस पदार्थों का जो संख्या है संसार में, वह तो अनगिनत है, न बहुत सारा है। तो जब भी कोई चीज बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित हो, तो उनके वर्गीकरण की हमको आवश्यकता पड़ती है। तो द्रव्य या पदार्थ का भी आपको वर्गीकरण किया गया है कई आधारों पर। यहां पर हम कुछ आधार आप लोगों को बता रहे हैं। 3 आधार अभी हम बताएंगे आप लोगों को। एक बताएंगे भौतिक आधार पर, दूसरा बताएंगे रासायनिक आधार पर और तीसरा बताएंगे जैविक आधार पर। ये 3 आधार हम अभी जो है आप सभी से चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, पदार्थ का यदि रसायन भौतिक आधार पर हम वर्गीकरण देखें, तो आप सभी को पहले से पता है कि भौतिक आधार पर जो पदार्थ हैं वो आपको मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस। ये 3 होते हैं मुख्य रूप से। इनके अलावे 2 और नए पदार्थ या पदार्थ के अवस्था की खोज हुई है। वो है आपको प्लाज्मा अवस्था और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बीईसी। ये आपको पदार्थ का भौतिक आधार पर वर्गीकरण है। रासायनिक आधार पर जो ही पदार्थ है उनको हम शुद्ध और अशुद्ध इन 2 भागों में बांट सकते हैं। शुद्ध में तत्व और यौगिक आते हैं, अशुद्ध में मिश्रण आते हैं। उसके बाद तत्व का भी 3 वर्ग है, धातु, अधातु और उपधातु। यौगिक का भी 2 वर्ग है, कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक। मिश्रण का भी 2 वर्ग है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। जैविक आधार पर
आपको पदार्थ का मुख्य रूप से दो वर्ग है, सजीव और निर्जीव। फिर सजीव पदार्थों के तीन वर्ग हैं, पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीव। ठीक है, तो ये आपको पदार्थ का वर्गीकरण हो गया भौतिक, रासायनिक और जैविक आधार पर। तो ये बात आप लोग पहले से भी जान रहे हैं, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, हाँ, पदार्थ को कुछ अन्य गुणों के आधार पर भी हम वर्गीकृत कर सकते हैं, किया जाता है। जैसे कि प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर दो तरह का पदार्थ होता है, दीप्त और अदीप्त। इसी तरह आपको प्रकाश गमन के आधार पर पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी पदार्थ होते हैं। तो ये पदार्थ का अन्य तरीके से वर्गीकरण हो गया। अभी हम भौतिक, रासायनिक और जैविक की चर्चा किए हैं। जैविक का चर्चा हम लोग जीव विज्ञान में अब आगे करेंगे। भौतिक और रासायनिक की चर्चा जो है अभी करेंगे। प्रभास कुमार की शिकायत आ रही है, सर वीडियो नहीं दिख रहा है। क्या ये शिकायत किसी अन्य स्टूडेंट को भी है? वो बताइए चैट बॉक्स में एकदम फास्टली। नहीं है तो इसका मतलब उनका अपना नेटवर्क जो है वीक होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस को, ठोस, द्रव और गैस को। ठीक है, देखिए इसमें द्रव और गैस को संयुक्त रूप से फ्लूइड भी कहा जाता है। हिंदी में तरल या बहने वाला द्रव भी कहा जाता है ना। किसको? द्रव और गैस दोनों को संयुक्त रूप से फ्लूइड भी कहते हैं, तरल भी कहते हैं, बहने वाला द्रव भी कहते हैं। वैसे लिक्विड बना द्रव और सॉलिड बने गैस, बने गैस और सॉलिड बने ठोस। यहां ध्यान रखिएगा, दरा संयुक्त व द्रव जो है पदार्थ की एक अवस्था है, लेकिन दरा संयुक्त वया संयुक्त द्रव्य जो है वह क्या है? पदार्थ है। द्रव्य का एक अवस्था है द्रव न। देखिए सॉलिड का जो गुण है ये आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे कि इसमें जो अणु है ना वह क्या होता है? बहुत नजदीक नजदीक होता है। लिक्विड में जो अणु है वह सॉलिड की अपेक्षा दूर होता है और गैस का अणु जो है बहुत ही क्या होता है? दूर होता है। आप जानते होंगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैसों के गुणों की जो तुलना है वो भी जानते होंगे जरूर कि सॉलिड का आकार और आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। द्रव का आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है। गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। सॉलिड में अणुओं के बीच की दूरी, अंतर अणुक दूरी, इंट्रामोलिकुलर फोर्स क्या होता है? सॉरी, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो है कम होता है। ठोस के अणुओं की बीच की दूरी, अंतर आणविक दूरी कम होती है, द्रव में उससे अधिक होती है और गैस की अंतर आणविक दूरी सबसे अधिक होती है। इसके बाद जो है आपको जो सॉलिड है उसमें अंतरा अणुक बल, अंतरा अणुक बल या अंतर आणविक बल दूरी चूंकि सबसे कम है तो अंतर आणविक बल सबसे ज्यादा, द्रव में उससे ज्यादा और गैस में सबसे ज्यादा होता है। देखिए लिक्विड और फ्लूइड, लिक्विड और गैस में बहने का गुण होता है, सॉलिड में आपको बहने का गुण नहीं होता है। एक गुण है आपको संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी, यानी प्रेशर अप्लाई करने पर जो पदार्थ के आकार में परिवर्तन होता है उस गुण को संपीड्यता कहते हैं। मान लेते हैं रबर का 3 गो आपके पास थैला है, एक में हवा भरा है,
एक में पानी भरा है, एक में लोहा का चूर्ण भरा है। तीनों को आप एक समान प्रेशर से यदि दबाइएगा तो किसके आकार में सबसे ज्यादा परिवर्तन होगा? तो गैस वाले में। तो यही दबाने से जो आकार में परिवर्तन होता है उस गुण को हम क्या कहते हैं? संपीड्यता का गुण कहते हैं। क्या कहते हैं? संपीड्यता का गुण कहते हैं ना। चलिए कीड़ा इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। तो आपको ये संपीड्यता का गुण ठोस में सबसे कम, द्रव में उससे ज्यादा और गैस में सबसे ज्यादा होता है। तो ये आपको ठोस, द्रव और गैस के गुणों की तुलना हो गई। आपको हम बताए हैं कि पदार्थ की 3 मुख्य अवस्था है, ठोस, द्रव और गैस। इसके अलावे पदार्थ के 2 और नए अवस्था की खोज जो है वैज्ञानिकों के द्वारा की गई है। एक है आपको प्लाज्मा अवस्था, जो पदार्थ की कैसी अवस्था है? चौथी अवस्था है। जब आपको तापमान बहुत उच्च हो, तापमान क्या हो? उच्च हो, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हो, तो ऊंचे तापमान पर द्रव ऊंचे, अच्छा सिंगिन ठीक तो है, कीड़ा फिर आज, हाँ कहाँ था? प्लाज्मा में थे हम लोग। तो जब आपको प्लाज्मा जो है पदार्थ की कैसी अवस्था है? चौथी अवस्था है। और आपको तापमान यदि बहुत क्या हो? ऊंचा हो, तो द्रव और गैस के अणु, द्रव और गैस के अणु जो है आयनित हो जाते हैं। द्रव और गैस के जो परमाणु हैं वह आयनित हो जाते हैं, उस पर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज हो आ जाता है, तो उसको हम पदार्थ की जो है प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था जो है कहते हैं। ठीक है, तो पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था क्या है? याद रखिएगा कि प्लाज्मा अवस्था पदार्थ की चौथी अवस्था है। जब तापमान बहुत अधिक हो जाता है तो द्रव, लिक्विड और गैस के जो परमाणु है वह आयन के रूप में बदल जाते हैं। ठीक है, उन पर धनावेश और ऋणावेश आ जाता है। हालांकि इन धनावेशों और ऋणावेशों की संख्या आपस में बराबर होती है, तब इस स्थिति में हम उसको प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। यानी प्लाज्मा अवस्था में कौन सा पदार्थ बदलता है? तो द्रव और गैसीय अवस्था वाले जो पदार्थ हैं उनका ऊंचे तापमान पर प्लाज्मा अवस्था में परिवर्तन होता है। और पदार्थ की जो 5वीं अवस्था है, पदार्थ की जो 5वीं अवस्था है वह है आपको बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। कौन सी अवस्था है? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। क्योंकि इस अवस्था के बारे में जो नॉलेज है सबसे पहले आपको सत्येंद्र नाथ बोस, जो आपको भारत के वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया। और बाद में कुछ कैलकुलेशन जो है आइंस्टीन ने किया। तो इसी दोनों के नाम पर इसको बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहा जाता है। और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की अवस्था में केवल गैसीय पदार्थ बदलते हैं। जब किसी गैस को परम शून्य तापमान, परम शून्य तापमान किसको कहते हैं? तो -273 केल्विन को परम शून्य तापमान कहते हैं। तो जब किसी गैसीय पदार्थ को परम शून्य तापमान पर क्या किया जाता है?
ठंडा किया जाता है तो उस गैसीय पदार्थ के परमाणु की जो मुक्त ऊर्जा है वो क्या होती है, खत्म हो जाती है और परमाणु जो है आपस में जुड़ करके बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का निर्माण करते हैं। ये दोनों चीज याद रखिएगा, ठोस द्रव गैस वाली बात तो आप लोगों को याद होगा ही। प्लाज्मा अवस्था और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को आपको क्या रखना है, याद रखना है। प्लाज्मा अवस्था में किस अवस्था के पदार्थ का परिवर्तन होगा, तो द्रव का भी और गैस का भी। और प्लाज्मा अवस्था में कब परिवर्तन होगा, जब तापमान बहुत ज्यादा हो जाएगा, हाई टेम्परेचर हो जाएगा, तो द्रव और गैस के जो अणु हैं वह आयनित हो जाएंगे, उन पर चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, और वो दोनों चार्ज आपस में बराबर होता है, उसको हम कहते हैं प्लाज्मा अवस्था। अब बीईसी किसको कहते हैं, जब किसी गैस को हम परम शून्य तापमान -273 डिग्री सेल्सियस, सॉरी यहां लिखने में थोड़ा मिस हो गया है, -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन, -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन को हम परम शून्य ताप कहते हैं। परम शून्य ताप किसको कहते हैं, -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन को हम परम शून्य ताप कहते हैं। और जब किसी गैस को परम शून्य तापमान पर ठंडा किया जाता है तो उस गैस के परमाणु की मुक्त ऊर्जा खत्म हो जाती है और परमाणु आपस में जुड़ जाते हैं, अटैच हो जाते हैं और बीईसी का निर्माण होता है। तो बीईसी पांचवी अवस्था का निर्माण कब हुआ, गैस को बहुत ठंडा करने पर, परम शून्य ताप तक ठंडा करने पर। अब प्लाज्मा का निर्माण कब हुआ, द्रव और गैस को बहुत गर्म करने पर। न समझ रहे हैं ना, प्लाज्मा और बीईसी का अंतर समझे आप लोग कि नहीं समझे, बताइए। सुस्त हो जाते हैं आप लोग, ना ये भी बात होगा, बहुत लोग पेपर पेन भी यूज कर रहे होंगे। एनर्जेटिक रहिए, ठीक है, तब हमको भी मन लगेगा ना। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं किस चीज को, पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को, किस चीज को देखते हैं, पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को। पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है। पदार्थ का अवस्था परिवर्तन कैसे होता है, तो पदार्थ का अवस्था परिवर्तन तापमान बढ़ाने से होता है या तापमान घटाने से होता है। टेम्परेचर इंक्रीज कीजिए या टेम्परेचर डिक्रीज कीजिए, तब जो है पदार्थ का अवस्था परिवर्तन होता है। तापमान यदि बढ़ाइएगा तो आकर्षण बल अणु का कमजोर पड़ेगा, अणु के बीच की दूरी बढ़ेगी, इसलिए तापमान बढ़ाने पर ठोस द्रव में बदलेगा और द्रव गैस में बदलेगा। लेकिन जब तापमान घटाइएगा तो अणुओं के बीच का आकर्षण बल बढ़ जाएगा न, और आकर्षण बल यदि बढ़ेगा तो अणु क्या होंगे, नजदीक आएंगे, परमाणु क्या होंगे, आपको नजदीक आएंगे, और जब नजदीक आएंगे तो फिर गैस का द्रव में और द्रव का ठोस में परिवर्तन होगा। तो पदार्थ का जो अवस्था परिवर्तन होता है वह तापमान बढ़ाने या घटाने पर होता है, ठीक है। पदार्थ का अवस्था परिवर्तन तापमान बढ़ाने पर या घटाने पर होता है। थोड़ा सा हम लोग तापमान को भी समझ लेते हैं कि आखिर ये तापमान या टेम्परेचर क्या है। तापमान या टेम्परेचर ऐसी भौतिक राशि है जो यह बतलाती है
कि कोई भी पदार्थ कितना गर्म है या कितना ठंडा है। तापमान जो है वह भौतिक राशि है जो यह बताती है कोई पदार्थ कितना गर्म है कितना ठंडा है। और जानते हैं तापमान को मापने का जो है 4 इकाई है। वैसे एक गो है आपको सेल्सियस पैमाना, एक है फारेनहाइट पैमाना, एक है आपको केल्विन पैमाना और एक है आपको रोमर पैमाना। तो रोमर पैमाना का यूज नहीं होता। ये 3 गो जो है सेल्सियस, फारेनहाइट और केल्विन, इनका यूज होता है। सामान्य जीवन में हम लोग सेल्सियस पैमाने पर तापमान को मापते हैं। डॉक्टर सब शरीर का जो ताप लेता है वह फारेनहाइट पैमाने में लेता है और वैज्ञानिक लोग जो है केल्विन पैमाने में तापमान को मापते हैं। तापमान का एसआई मात्रक जो है वह केल्विन ही होता है। और इन तीनों पैमाने में आपको एक रिलेशन भी है जो आपको पता होगा, C/100 बराबर F-32/180 बराबर आपको बराबर, हाँ, K-273/100, K-273/100। ये आपको क्या है, इन तीनों पैमाने में रिलेशन है। और यदि किसी एक पैमाने में आपको पता है तापमान, तो इसका आप परिवर्तन जो है अन्य पैमाने में भी कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। आपको नहीं पता है कि फारेनहाइट में मानव शरीर का तापमान कितना होगा, तो बस आप इन दोनों रिलेशन को लिखिए, C और F वाले रिलेशन को। तो C/100 बराबर F-32/180। इसमें C आपको मालूम है 37, इसको फारेनहाइट में आपको क्या करना है, बदलना है। तो 20 पंचे 100, 20 नमा 180, 37 का 9 से गुना होगा, 5 का F से गुना होगा, तो 5F माइनस 32 पंचे 160 बराबर 37 को 9 से गुना करेंगे, 370 में से 37 घटेगा तो आपको कितना हो जाएगा, 333 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 333। तो 5F बराबर 333 प्लस 160, 5F बराबर हो जाएगा 493 और F बराबर 493/5, 5 नमा 45, 5 अठे 40, 98.6 डिग्री फारेनहाइट आपका तापमान किसमें हो गया, जनरल टेम्परेचर फारेनहाइट में। और इसी को यदि केल्विन में आपको क्या करना है, बदलना है, तो आप जानते हैं C/100 बराबर K-273/100, 100 कट गया, C का मान 37 है बराबर K-273, तो K बराबर 37 प्लस 273 बराबर 310 केल्विन। तो आपके शरीर का जो तापमान है वह केल्विन पैमाने पर कितना हो गया, 310 केल्विन हो गया। तो आप इस रिलेशन का प्रयोग करके, इस रिलेशन का प्रयोग करके यह निकाल सकते हैं, मतलब एक पैमाने में दिए गए तापमान को दूसरे पैमाने में बदल सकते हैं। ठीक है। हाँ, तो पदार्थ का जो अवस्था परिवर्तन होता है वह तापमान बढ़ाने या घटाने से होता है। देखिए, यदि कोई पदार्थ ठोस अवस्था में है, उसको गर्म कीजिएगा वह द्रव में बदलेगा, और गर्म कीजिएगा तो वह गैस में बदलेगा। ठीक है। देखिए, इस तरह का काम कब होगा, जब आप
तापमान को बढ़ाइएगा। ताप बढ़ाने पर ठोस द्रव में और द्रव जो है गैस में बदलेगा। और यदि आप ताप को घटाइएगा, ताप क्या कीजिएगा, घटाइएगा, तब आपको गैस द्रव में और द्रव ठोस में बदलता है। ठोस का द्रव में बदलना द्रवण कहलाता है, मेल्टिंग कहलाता है। और जिस ताप पर ठोस द्रव में बदलती है उसको हम द्रवनांक कहते हैं। द्रव का गैस में बदलना क्वथन कहलाता है। जिस ताप पर द्रव गैस में बदलती है पूरी तरह उसको हम क्वथनांक कहते हैं। इसी तरह जब ठंडा करते हैं आप तापमान को घटाते हैं, क्या करते हैं, तापमान को घटाते हैं तो गैस किस में बदलता है, द्रव में। इस क्रिया को हम संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं, संघनन। जिस ताप पर गैस द्रव में बदलता है उसको हम ओसांक कहते हैं। क्या कहते हैं, ओसांक। फिर ताप आप घटाइएगा तो द्रव किस में बदलेगा, ठोस में बदलेगा। इस क्रिया को हम जमना या हिमीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, जमना या हिमीकरण कहते हैं। और इस तापमान को हिमांक कहते हैं। एक रोचक तथ्य यह है कि किसी ठोस पदार्थ का जितना द्रवनांक होता है उस पदार्थ के द्रव रूप का उतना ही क्या होता है, हिमांक होता है। जैसे बर्फ का द्रवनांक 0 डिग्री सेल्सियस है तो पानी का हिमांक भी कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी 0 डिग्री सेल्सियस जो है ताप का वह सीमा है जिस पर बर्फ पानी के रूप में पिघलना होता है, पिघलना शुरू करता है और पानी बर्फ के रूप में। तो ये द्रवण, क्वथन, संघनन और हिमीकरण, ये बात आप लोग समझ गए होंगे। आसान बातें हैं, ठीक है। पहले भी कई बार इस पर हम चर्चा किए हैं। चूंकि यह क्रैश कोर्स है तो हम फास्ट में आपको आगे क्या करेंगे, बढ़ेंगे। अब एक चीज और है आपको कि कुछ ऐसे आपको ठोस पदार्थ है जिसको गर्म करने पर बीच वाली अवस्था द्रव में नहीं बदलता, सीधा गैस में बदल जाता है। तो हम कहते हैं कि यह क्रिया जो है वह ऊर्ध्वपातन है, सबलिमेशन है ना। जब कोई ठोस पदार्थ गर्म करने पर सीधा गैस में बदल जाए, बीच वाले अवस्था द्रव में नहीं बदले, तो इस क्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और इसी तरह कोई गैस पदार्थ गर्म करने पर बीच वाले द्रव में नहीं बदलकर सीधा सीधा ठोस में बदल जाए तो इस क्रिया को हम निक्षेपण कहते हैं ना। किसी ठोस को गर्म करने पर वह लिक्विड में नहीं बदले, द्रव में नहीं बदले, सीधा गैस में बदल जाए तो उस क्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और फिर यदि आपको गैस को ठंडा करने पर वह द्रव में नहीं बदले, सीधा ठोस में बदल जाए, तब उसको क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। यानी ऊर्ध्वपातन का उल्टा हो गया निक्षेपण, द्रवण का उल्टा हो गया हिमीकरण, न क्वथन का उल्टा हो गया संघनन, न हुआ जी। अब देखिए ऊर्ध्वपातन किन किन पदार्थों का होता है, ये एग्जाम में आपको पूछता है। इसका एग्जाम्पल तो आप लोगों को पता है कि आयोडीन है, कपूर है, न नौसादर है, क्या है, नौसादर है। इन सब का क्या होता है, ऊर्ध्वपातन होता है न। आयोडीन का, कपूर का, नौसादर का, नेप्थलीन का, इन सब का क्या होता है, आपको ऊर्ध्वपातन होता है, सबलिमेशन होता है। यानी यह ठोस से सीधे गैस में और गैस से सीधे ठोस में क्या होती है, बदलती है। समझ गए इसको। बताइए।
चलिए अब 2 घूंट पानी पी लेते हैं। देखिए एक चीज यहां पर और आप लोग याद रख लीजिए, वाष्पीकरण क्वथन में अंतर ना, वाष्पीकरण और क्वथन में अंतर। इसमें कोई सीटेट तैयारी कर रहे होंगे उसमें जरूर याद किए होंगे। वाष्पीकरण क्या है, क्वथन क्या है। जब किसी द्रव को, लिक्विड को खुले वातावरण में छोड़ दिया जाता है तो उस द्रव के ऊपरी सतह का अणु जो है गैस के रूप में परिवर्तित होता रहता है, चाहे तापमान कम हो या ज्यादा हो। जब किसी द्रव को, जैसे पानी को आप खुले वातावरण में रख देंगे तो उस मतलब स्थान का तापमान कम हो या ज्यादा हो, लेकिन उसके ऊपरी सतह के अणु का धीरे धीरे वाष्प के रूप में परिवर्तन होता रहता है। इस क्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। और यदि आपको पूरे द्रव का, यानी केवल ऊपरी सतह का ही नहीं बल्कि अंदर बाहर सभी अणु का एक साथ वाष्प के रूप में परिवर्तन शुरू होता है, तब उसको हम क्या कहते हैं, क्वथन कहते हैं। जब द्रव को किसी भी ताप पर रख दिया जाता है तो उसके ऊपरी सतह के अणु धीरे धीरे वाष्प के रूप में बदलते हैं। इस क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। और एक निश्चित ताप पर द्रव के संपूर्ण अणु एक साथ वाष्प के रूप में बदलना शुरू हो जाए तो इसको हम क्वथन कहते हैं। वाष्पीकरण सभी तापमान पर होता है, जबकि क्वथन जो है एक निश्चित तापमान पर होता है। ये आपको वाष्पीकरण और क्वथन में अंतर हो गया। अब हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे और पदार्थ का रासायनिक आधार पर जो वर्गीकरण है उस वर्गीकरण को देखने का काम करेंगे। आप सभी को पता है कि रासायनिक आधार पर जो पदार्थ है, रासायनिक आधार पर जो पदार्थ है, ठीक है, उसका 2 मुख्य वर्ग है। एक आपको शुद्ध पदार्थ है और दूसरा जो है अशुद्ध पदार्थ है। एक शुद्ध और एक अशुद्ध। शुद्ध में आपको 2 चीजें आती है, एक तत्व आता है और एक यौगिक आता है। क्योंकि इनको शुद्ध पदार्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके अवयवों का जो अनुपात है, रेशियो है, वह आपको सुनिश्चित होता है, तो इसलिए इनको हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। और मिश्रण में अवयवों का अनुपात निश्चित नहीं होता, उसको हम अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। तत्व का 3 वर्ग है, धातु, अधातु और उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु, ये आपको तत्व का 3 वर्ग है। यौगिक का 2 वर्ग है, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। अब जो मिश्रण है, इस मिश्रण का वर्गीकरण भी आपको 2 आधार पर किया गया। एक आधार पर
समांगी मिश्रण, यानी अवयवी कणों के आकार के आधार पर दो प्रकार का मिश्रण होता है, एक समांगी और एक विषमांगी। विषमांगी मिश्रण में आपको निलंबन और कॉलाइड आते हैं, निलंबन और कोलायड आते हैं। विषमांगी मिश्रण में, समांगी मिश्रण में वास्तविक विलयन आते हैं। मिश्रण का एक वर्गीकरण और है आपको, वह है ठोस में ठोस का मिश्रण, ठोस में द्रव का मिश्रण, ठोस में गैस का मिश्रण, द्रव में द्रव का मिश्रण, द्रव में ठोस का मिश्रण, द्रव में गैस का मिश्रण। फिर एक वर्गीकरण है गैस में गैस का मिश्रण, गैस में ठोस का मिश्रण, ठोस में गैस का मिश्रण। तो ये भी आपको मिश्रण का एक वर्गीकरण है ना, यानी इस वर्गीकरण के आधार पर मिश्रण जो है वह 9 प्रकार का हो गया। यानी आपको यह ध्यान देना है, मिश्रण 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 क्या है, तो मिश्रण वह है जिसमें अवयवों का जो अनुपात है वो आपको फिक्स नहीं होता है। मिश्रण का वर्गीकरण जो है आपको उस मिश्रण में उपस्थित अवयवों के भौतिक अवस्था के आधार पर 9 भागों में किया गया है। ठोस में ठोस, ठोस में द्रव, ठोस में गैस, द्रव में द्रव, द्रव में ठोस, द्रव में गैस न, और फिर आपको गैस में गैस, गैस में द्रव, गैस में ठोस। ये मिश्रण में उपस्थित अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण हो गया। और मिश्रण में उपस्थित कणों के आकार पर, कणों के आकार के आधार पर दो तरह का मिश्रण हो गया, समांगी और विषमांगी। समांगी में वास्तविक विलयन आता है, मिश्रण को आप विलयन भी कह सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और विषमांगी मिश्रण या विषमांगी विलयन में निलंबन और कोलाइड आते हैं। ठीक है, तो ये मिश्रण पर भी हम चर्चा करेंगे, यौगिक पर भी चर्चा करेंगे और तत्व पर भी क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। हमने तत्व पर जो है पिछले क्लास में भी चर्चा किया था और मैंने आप सभी को बताया था कि 118 प्रकार के आपको अभी क्या है, तत्व मौजूद है दुनिया में। और जानते हैं इस तत्व का खोज जो है, तत्व का खोज किसने किया, तो लवुएजियर ने, जो फादर ऑफ केमिस्ट्री है, उसको तत्व का खोजकर्ता भी माना जाता है। और तत्व या एलिमेंट शब्द का प्रयोग, एलिमेंट शब्द का प्रयोग आपको सबसे पहले किसने किया, तो एलिमेंट शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल ने किया था। एलिमेंट शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल ने किया था। और तत्व का खोज जो है किसने किया था, लवुएजियर ने किया था। ठीक है, तत्व जो है इस दुनिया में 118 है, जिनको 3 भागों में बांटा गया है, धातु, अधातु, उपधातु। देखिए, मैं अपने आप लोगों के सामने थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल को लेकर के आता हूं। मैं सभी पेज का बाद में स्क्रीनशॉट खींचने का अवसर दे दूंगा क्लास के लास्ट में, आप लोगों को परेशान नहीं होना है। देखिए, चलते हैं हम गूगल पर और गूगल बाबू में देखते हैं किस चीज को, पीरियोडिक टेबल को। किसको देखते हैं, पीरियोडिक टेबल को। पीरियोडिक टेबल जो है उसमें तत्व को वर्गीकृत किया गया है। आपको पीरियोडिक टेबल में तो देख लिया जाए, इसी का ओवरव्यू कर लिया जाए। ये जो है आपके सामने पीरियोडिक टेबल जो है खुल करके
आ गया। ये आपके सामने क्या खुल के आ गया, पीरियोडिक टेबल। ठीक है, हालांकि इस पीरियोडिक टेबल को हम विस्तार से भी आगे जो है बताएंगे, लेकिन अभी धातु अधातु और उपधातु के संदर्भ में इस पीरियोडिक टेबल में हम बता रहे हैं। यहां पर देख लिया जाए, ये बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेन्यूरियम न, उसके बाद बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक न, बोरॉन, सिलिकॉन, ये थोड़ा सा अथी लिया, देखिए बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, आर्सेनिक, टेन्यूरियम, पोलोनियम, ठीक है, ये आपको क्या है, उपधातु है। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेन्यूरियम और पोलोनियम, ये क्या है, उपधातु है। ठीक है, इससे इधर जो भी है, इससे इधर जो भी है, सब क्या है आपको, धातु है। इससे इधर इतना सारा जो तत्व है सब धातु है। इधर वाला उपधातु है, एक गो ई हाइड्रोजन भी क्या है, उपधातु है। इधर वाला में केवल एक हाइड्रोजन, उसके बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टन, आयोडीन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब क्या है आपको, अधातु है। तो अधातु कमी है, हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम दो गो हो गया, 3 4 5 6 7 न, उसके बाद 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये 19 को क्या है आपको, 19 20 गो अधातु है। इधर वाला जितना है वह क्या है, धातु है। ये जो बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेन्यूरियम, पोलोनियम, ये सब है, ये आपको क्या है, उपधातु है। आवर्त सारणी में बाएं तरफ धातु है, दाएं तरफ अधातु है, और उपधातु जो है धातु और अधातु के बीच सीमा रेखा का निर्माण करती है। आगे हम आप लोगों को पीरियोडिक टेबल जो है एक क्लास में अच्छा से क्या करेंगे, समझा देंगे। ये भी केमिस्ट्री का बहुत ही आधारभूत क्या है, चीज है। चलिए हम आगे चलते हैं, कहां पर, तो लोड करके हम लोग बोर्ड की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो धातु अधातु और उपधातु। ठीक है, देखिए धातु या मेटल, मेटल माने पदार्थ, मेटल, मेटल माने धातु। धातु आपको 89 90 गो करीब है। आपको कौन कौन है धातु, तो 1 से 20 तक में आप लोगों को उस दिन हम बताए थे कि बेरेनियम क्या है, धातु है। लिथियम भी क्या है आपको, लिथियम, बेरेनियम, सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम न, इनके बाद मैग्नीशियम, ठीक है, इसके बाद कैल्शियम, ठीक, लोहा, मैग्नीज न, कॉपर, कॉपर, कोबाल्ट, निकेल, जस्ता न, ये सब क्या है आपको, सोना, चांदी, ये सब क्या है आपको, धातु है। ठीक है, मेटल है। नन मेटल कौन है, तो अधातु कौन है, अभी भी बताए, हाइड्रोजन, हीलियम न, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, नियॉन जो अक्रिय गैस है। इनके बाद जो है आपको फास्फोरस, सल्फर, ये सब क्या है आपको, अधातु है। अब बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेन्यूरियम, जर्मेनियम, ये सब क्या है आपको, उप धातु है। यहां पर कुछ और बातें आप लोगों को हम बताते हैं। भूपर्पट्टी में पाए जाने वाले
तत्वों का क्रम, भूपर्पट्टी में पाए जाने वाले तत्वों का क्रम। देखिए हमारी पृथ्वी में, ठीक है, सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से कम मात्रा में कौन है? सिलिकॉन। सिलिकॉन से कम मात्रा में कौन है? एल्युमिनियम। हालांकि आपको तीसरा स्थान तक ही पूछता है, फिर भी यदि आपको और याद रखना है तो उससे कम मात्रा में है लोहा, उससे कम मात्रा में है कैल्शियम, उससे कम मात्रा में है सोडियम। ठीक है, ये आपको पृथ्वी में पाए जाने वाले या भूपर्पट्टी में पाए जाने वाले तत्वों का क्रम हो गया। किस क्रम में? अवरोही क्रम में, घटते क्रम में। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा 46% के करीब रहता है, तब सिलिकॉन, आर्सेनिक तीसरे, एल्युमिनियम तीसरे स्थान पर है। एल्युमिनियम तीसरे स्थान पर है। कितना? केवल 8.1%, 8.1% क्या है आपको? एल्युमिनियम है तीसरे स्थान पर। उसके बाद लोहा, कैल्शियम और सोडियम। यहां पर यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व है, तो आपका उत्तर होगा ऑक्सीजन। दूसरे नंबर पर कौन है? सिलिकॉन। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा धातु है, तो ऑक्सीजन और सिलिकॉन जो है ये क्रमशः अधातु और उपधातु है। तो धातु सबसे ज्यादा कौन है? एल्युमिनियम। दूसरे स्थान पर कौन सा धातु है? लोहा। लोहा भी क्या है? धातु ही है। तो दूसरे स्थान पर धातु में लोहा है पृथ्वी में, और पहले स्थान पर कौन है? एल्युमिनियम है। उसके बाद लोहा से कम कैल्शियम, कैल्शियम से कम सोडियम हो गया। यानी पहला 2 स्थान के बाद 4 गो स्थान कौन ग्रहण कर रहा है? धातु ग्रहण कर रहा है। किसमें? भूपर्पट्टी में। किसमें? भूपर्पट्टी में। अब जो है शरीर में, मानव के शरीर में पाए जाने वाले तत्व का क्रम, तत्व अवरोही क्रम में। किस क्रम में? अवरोही क्रम में। ये भी अवरोही क्रम ही लिखे थे, घटते क्रम में। तो मानव शरीर में जो है सबसे ज्यादा क्या रहता है? कई बार आप लोगों को रटाए हैं, बताइए क्या रहता है? बिल्कुल सबसे ज्यादा रहता है ऑक्सीजन। क्या रहता है? ऑक्सीजन। उससे कम रहता है कार्बन, उससे कम रहता है हाइड्रोजन, उससे कम रहता है नाइट्रोजन। सब धातु में सबसे कम कौन रहता है? माना उससे कम कौन रहता है? सोडियम। क्या हो गया? सोडियम। रुकिए थोड़ा सा हाँ, सोडियम नहीं, कैल्शियम। हड्डी में कैल्शियम ही नहीं रहता है, कैल्शियम उससे कम रहेगा। ठीक है, तो मानव शरीर में ये अवरोही क्रम में, यानी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन रहता है, उसके बाद कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद कैल्शियम। आपको यदि क्वेश्चन ये कर दिया जाए कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा धातु पाया जाता है, कौन सा धातु, तो क्या उत्तर दीजिएगा? चूंकि ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन अधातु है, तो धातु सबसे ज्यादा कौन है? कैल्शियम है। किसमें?
मनुष्य के शरीर में। और मनुष्य के शरीर में सबसे कम मात्रा में क्या पाया जाता है? तो सबसे कम मात्रा में मैग्नीज पाया जाता है। सबसे कम मात्रा में आपको मानव शरीर में क्या पाया जाता है? मैग्नीज जो है पाया, मैग्नीशियम नहीं, Mg मैग्नीशियम हुआ, Mn मैग्नीज हुआ न। मैग्नीशियम अधातु है, अब मैग्नीज क्या है? धातु है न। तो सबसे कम मात्रा में आपको क्या पाया जाता है? मानव शरीर में कौन सा धातु पाया जाता है? मैग्नीज। कौन सा? मैग्नीज। मानव शरीर में इनके अलावे लोहा और तांबा जैसी धातुएं भी क्या होती है? पाई जाती है। सोडियम भी पाया जाता है। ठीक है, पोटासियम भी रहता है मनुष्य के शरीर में। सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, लोहा, तांबा, मैग्नीज, ये सारे धातु जो है मानव शरीर में रहते हैं। सबसे अधिक मात्रा में कौन सा धातु? कैल्शियम। और सबसे कम मात्रा में कौन सा धातु रहता है आपको? मैग्नीज मौजूद रहता है। ठीक है, इसके बाद यदि वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल में आपको सब क्या रहेगा? गैस ही रहेगा, क्योंकि वायु गैसों का मिश्रण है। और गैस अवस्था में कौन रहता है? तो सभी गैस, लगभग सभी गैस क्या हुए? अधातु हैं। सभी गैस क्या हैं? अधातु हैं। तो निश्चित रूप से वायुमंडल में आपको धातु देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, अब प्रदूषण के कारण कुछ धातु का कण चले जाए ऊपर, वो अलग चीज है। लेकिन वायुमंडल का जो निर्माण होता है वह किसके कारण होता है? हवाओं सॉरी गैसों के मिश्रण के कारण। तो गैस सभी क्या होते हैं? अधातु होते हैं। तो वायुमंडल में जो भी है अधातु, पहले स्थान पर नाइट्रोजन, दूसरे स्थान पर ऑक्सीजन, तीसरे स्थान पर यौगिक के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड न। सबसे ज्यादा इनर्ट गैस, अक्रिय गैस वायुमंडल में कौन सा होता है? आर्गन होता है। तो ये सब बातें आप लोगों को अभी जो है तत्व के बारे में याद रखनी है। याद रखना है कि तत्व जो है एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। किसी भी तत्व का जो संकेत है, किसी भी तत्व का जो संकेत है, सिंबल है, वह संकेत जो है उसके परमाणु को व्यक्त करता है। जैसे हाइड्रोजन का सिंबल H है, तो H का मतलब होता है हाइड्रोजन का एक परमाणु न। सोडियम का सिंबल या संकेत Na है, तो Na का मतलब है सोडियम का एक परमाणु। Na का मतलब क्या है? सोडियम का एक परमाणु। तो ये हो गया तत्व के बारे में। तत्व पदार्थ का शुद्धतम रूप है। और जब दो या दो से अधिक तत्व भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं, तब जो है यौगिक का क्या होता है? निर्माण होता है। जब दो या दो से अधिक तत्व भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं, तब जो है यौगिक का निर्माण होता है। यौगिक का जो गुण है अपने अवयवी तत्वों से अलग होते हैं। मिश्रण जो है उनका निर्माण कैसे होता है? जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में मिलते हैं तो मिश्रण का निर्माण होता है। जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में मिलते हैं, तब जो है मिश्रण का क्या होता है? निर्माण होता है। और मिश्रण के जो गुण है उनके, उसको ऑफ कर दो, तो अवयवी तत्वों से मिलते जुलते हैं। मिश्रण का जो गुण है उनके अवयवी तत्वों से मिलते जुलते हैं। और मिश्रण के अवयवों को हम सामान्य यांत्रिक विधियों से अलग कर सकते हैं। तत्व का संकेत होता है, यौगिक का सूत्र होता है, और मिश्रण का कुछ भी नहीं होता न। उसका संकेत सूत्र नहीं होगा,
क्योंकि मिश्रण में अवयवों का अनुपात जो है सुनिश्चित नहीं होता। चलिए, आज अभी तक हम जितनी बात बताए हैं उस पर आधारित ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैं आप सभी से पूछ लेता हूं न। पहला प्रश्न आप लोगों से आज के लिए है कि संपीड्यता का गुण जो है, कंप्रेसिबिलिटी का गुण सबसे ज्यादा किसमें होगा? ठोस में, द्रव में, गैस में? बिल्कुल गैस में होगा। ठीक है। दूसरा प्रश्न आप लोगों से है, घनत्व सबसे ज्यादा किनका होगा? ठोस का, द्रव का, गैस का? तो जो आपको जगह कम छेकेगा घनत्व उसका ज्यादा होगा, तो ठोस का घनत्व जो है सबसे अधिक होता है। पदार्थ की अवस्थाएं कितनी है? पदार्थ की अवस्था कितनी है? 5। और मुख्य अवस्था कितनी है? 3। मुख्य अवस्था कितनी है? 3। जब द्रव या गैस को बहुत ऊंचे ताप पर रखा जाता है, यानी द्रव और गैस का जो टेम्परेचर है वह बहुत अधिक हो जाता है, तो उनके परमाणु आयनित हो जाते हैं। तो पदार्थ के उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? उसको हम प्लाज्मा अवस्था कहते हैं, चौथी अवस्था कहते हैं। अच्छा, जब किसी गैस को परम शून्य ताप पर ठंडा किया जाता है तो उसके जो परमाणु है वह अपनी मुक्त ऊर्जा को खो देते हैं और आपस में जुड़ जाते हैं। तो इस अवस्था वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। आप लोग बता सकते हैं परम शून्य तापमान का वैल्यू कितना होता है? परम शून्य तापमान का वैल्यू कितना होता है? 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस। 0 केल्विन या 0 केल्विन, केल्विन में 0 केल्विन और सेल्सियस में -273 डिग्री सेल्सियस। 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप कहते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों से है, वाष्पीकरण और क्वथन में सभी ताप पर चाहे कम हो या ज्यादा कौन सी क्रिया संपन्न होती है? वाष्पीकरण या क्वथन? वाष्पीकरण क्या होती है? संपन्न होती है। और एक निश्चित ताप पर क्वथन जो है संपन्न होती है। आप बताइएगा जल वाष्प का, वाटर वेपर का ओसांक कितना होगा? वाटर वेपर का ओसांक कितना होगा? बिल्कुल 100 डिग्री सेल्सियस। जो जल का क्वथनांक होगा वही आपको जल वाष्प का ओसांक हो जाएगा। अच्छा, नेप्थिलीन है, नौसादर है न, नौसादर मीन्स अमोनियम क्लोराइड, या आपको कपूर है न, या आपको न, ये सब है तो इस सब का क्या होता है? ऊर्ध्वपातन होता है। और ऊर्ध्वपातन के विपरीत कौन सी क्रिया होती है? ऊर्ध्वपातन के विपरीत निक्षेपण की क्रिया। कौन सी क्रिया? निक्षेपण की क्रिया होती है। अच्छा, ये बताइए कि तत्व का खोज जो है किसने किया? डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट सबसे पहले किसने किया? तो लैवोइजियर ने। और तत्व या एलिमेंट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो एलिमेंट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? रॉबर्ट बॉयल ने। किसने किया? रॉबर्ट बॉयल ने न। अभी तक कितने तत्वों की खोज की गई है? अभी तक 118 तत्वों की खोज की गई है, जिसमें 92 तत्व जो है प्रकृति से प्राप्त हुए हैं और शेष जो 26 तत्व है उसको
मानव के द्वारा संश्लेषित किया गया है न। प्राकृतिक तत्वों की संख्या 92 है और मानव निर्मित या संश्लेषित तत्वों की संख्या कितनी है? 26 है। कितनी है? 26 न। आवर्त सारणी के बाएं हिस्से में क्या है? धातु, अधातु, उपधातु। बाएं हिस्से में धातु, बाएं में धातु, दाएं में अधातु। अब बीच में सीमा रेखा कौन बनाता है? उपधातु। बीच में सीमा रेखा कौन बनाता है? उपधातु न। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, पोलोनियम, ये सब क्या है आपको? उपधातु है। ये सब क्या है आपको? उपधातु है। पृथ्वी पर तत्व में पहले स्थान पर कौन? तत्व में पहले स्थान पर ऑक्सीजन, दूसरे स्थान पर सिलिकॉन, दूसरे स्थान पर सिलिकॉन, तीसरे स्थान पर लोहा एल्युमिनियम, तीसरे स्थान पर एल्युमिनियम, चौथे स्थान पर लोहा, पांचवें स्थान पर लोहा न, पांचवें स्थान पर कैल्शियम और छठे स्थान पर सोडियम न। धातु में पहले स्थान पर पृथ्वी में कौन हो जाएगा? धातु में एल्युमिनियम, लोहा हो जाएगा दूसरे स्थान पर न। ये हो गया आपको धातु में, ठीक है। और मानव के शरीर में, मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन तत्व? ऑक्सीजन। दूसरे नंबर पर कौन सा तत्व? तो ऑक्सीजन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद नाइट्रोजन। पांचवें नंबर पर और धातु में पहले नंबर पर कौन? कैल्शियम। पांचवें नंबर पर और धातु में पहले नंबर पर कैल्शियम। मानव के शरीर में सबसे कम मात्रा में कौन सा धातु तत्व पाया जाता है? मैग्नीज। कौन सा धातु तत्व पाया जाता है? मैग्नीज। मानव शरीर में कौन कौन धातु होते हैं? तो मैग्नीज होते हैं, कैल्शियम होते हैं, पोटासियम होते हैं, सोडियम होते हैं, लोहा होते हैं, कॉपर होते हैं न। ये सब धातुएं मानव शरीर में रहती है, ठीक है। जब दो या दो से अधिक तत्व भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं तो क्या बनता है? यौगिक। क्या यौगिक के गुण अपने अवयवी तत्वों के गुणों के सदृश होते हैं? नहीं होते हैं। और मिश्रण के गुण अवयवी तत्वों के सदृश होते हैं। मिश्रण या विलयन में कणों के भौतिक अवस्था के आधार पर, मिश्रण या विलयन में कणों के भौतिक अवस्था के आधार पर उनका वर्गीकरण कितने भाग में किया गया है? 9 भाग में। ठोस में ठोस, ठोस में द्रव, ठोस में गैस, द्रव में द्रव, द्रव में ठोस, द्रव में गैस, गैस में गैस, गैस में द्रव, गैस में ठोस न। और मिश्रण में उपस्थित, मिश्रण या विलयन में उपस्थित अवयवी कणों के आकार के आकार पर, अवयवी कणों के आकार के आधार पर आपको समांग और विषमांग, समांग में आ जाएगा वास्तविक विलयन, विषमांग में आ जाएगा निलंबन और कोलाइड, आपको विषमांग मिश्रण का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। और सुनिए, अभी तो इतना ही रहने दीजिए। कल जो है 2 टाइम क्लास लेंगे, एक दिन में 2 से 3 बजे लेंगे, फिर रात में आपको 8 से 9 बजे लेंगे, ठीक है। और अभी इतना पर ही छोड़ देते हैं, गर्मी भी थोड़ा थक गए हैं, ठीक है।
Okay.